नमस्कार मित्रों, साहित्य की दुनिया में भी बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, बहुत सारे ऐसे कृतिकार हैं जिनके बारे में बात करने में कुछ भय भी लगता है और कुछ विसंगतियां भी सामने खड़ी हो जाती हैं कुनमुनाती हुई, और कुछ समझ में नहीं आता कि इस महान लेखक का ज़िक्र किस रूप में किया जाए। आज मैं जिस लेखक का ज़िक्र आपसे बांट रहा हूँ वो है हिंदी के प्रख्यात कथाकार, रंगमंच कर्मी, नाटक लेखक स्वदेश दीपक का। मित्रों, स्वदेश दीपक अपने समय में इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे कि एक बार मुझे याद है कि विश्व हिंदी सम्मेलन में निजी संबंधों के कारण मैंने इसे मना लिया। ये जाने को तैयार नहीं थे श्रीमान जी, इनको साथ ले गए हम लोग, और वहाँ सूरीनाम में हमने ये महसूस किया जाकर कि अगर ये हमारे साथ ना होता तो हम कहीं के ना रहते। पूरा जो विश्व हिंदी सम्मेलन का जो मंच था, वहाँ पर लोग इसको देखने और इसको सुनने के लिए उमड़ पड़े थे, और बहुत सारे हमारे जो केंद्रीय क्षेत्रों के जो साहित्यकार भी गए थे, वो सारे के सारे सबकी जुंडली इसके गिर्द बन जाती थी। रविंद्र कालिया और अन्य लोग सिर्फ ये मानते थे कि हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा साहित्य अकादमी ने एक बड़ा उपकार किया है कि ऐसे शख्स को अंतरंग बातों के लिए हमारे बीच में ले आए हैं, हमें और क्या चाहिए। और मित्रों, ये बिल्कुल ही अलग किस्म का, लीक से हटकर अलग किस्म का लेखक था। मेरा इनसे नज़दीकी संबंध जो है वो 1 दशक या 1.5 दशक, इससे भी लंबा रहा होगा। मैंने साल गिनने छोड़ दिए हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि 2006 में एक सुबह इस व्यक्ति ने अपना पर्स छोड़ा, अपना चश्मा छोड़ा और अपनी जेब के सारे कागज़ मेज़ पे रखे और अचानक सैर के बहाने चुपचाप बाहर निकल गया। और 2006 से लेकर अब तक वह शख्स लापता है। क्या कहा जाए इस बात को, कुछ नहीं संभव, क्योंकि एक तो ये था कि इसने जो भी लिखा उसने हलचल इतनी ज़्यादा मचा दी थी कि इसके चाहने वालों की संख्या, इससे प्यार करने वालों की संख्या, इसकी कहानियों के पाठकों की संख्या, इसके नाटकों के दर्शकों की संख्या वो लाखों में पहुंच चुकी थी। और कई बार ये भी होता था कि मुझे एक याद है कि हमारे जो चंडीगढ़ का जो पीजीआई है, इसके मनोचिकित्सा विभाग के उन दिनों में प्रमुख होते थे डॉक्टर विक। डॉक्टर विक को एक पत्र पढ़ना था मनोचिकित्सा के बारे में लाहौर में जाकर, वहाँ की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में। और डॉक्टर विक ने उस वक्त ये कहा था कि अगर मैं आपको को पर्सोनिफिकेशन का रूप देना चाहूँ कि मनोचिकित्सा क्या होती है और मनोरोगी वास्तव में क्या होता है, तो मैं आपको एक साहित्यकार का उदाहरण दूंगा। और उसने स्वदेश दीपक का मेडिकल केस देते हुए वहाँ उदाहरण दिया था कि इस प्रकार से बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाता है, लेकिन एक जब साहित्यकार किसी रोग का शिकार होता है तो उसकी प्रतिक्रियाएं उसकी कलम के ज़रिए कैसे अभिव्यक्त होती हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जो उस रोग के दौरान उसने महसूस किया, उसको बाकायदा अपनी कलम से कागज़ पर उतारा। और वो इतना प्रामाणिक था कि डॉक्टर विक और अन्य मनोचिकित्सक मानते थे कि और कोई इस रोग का इतना प्रामाणिक चित्र दे ही नहीं सकता जो इस शख्स ने दे दिया। मित्रों, बहुत सारी बातें उसके बारे में हैं, जितना भी आप बात करते जाएंगे समाप्त नहीं होंगी, लेकिन कुछ एक जो सार्थक पहलू हैं उन पर भी चर्चा कर ली जाए। बहरहाल कानून के बहुत सारे दायरे होंगे जिनमें ये भी होता है कि इतने वर्षों की तलाश के बाद कई बार उसको जीवित रखना शारीरिक रूप से सरकारों के लिए और कानून व्यवस्था की मशीनरी के लिए भी संभव नहीं रहता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वह व्यक्ति ज़िंदा है, ज़िंदा अपनी कृतियों के माध्यम से आज भी है। और कृतिकार के रूप में आप लोकप्रियता का आलम देखिए कि इसका एक नाटक कोर्ट मार्शल सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है, और अब तक 480 बार उसका मंचन जो रिकॉर्ड में है मंचन हुआ है। और ये मंचन सिर्फ चंडीगढ़ में नहीं, दिल्ली में, मुंबई में,
कोलकाता में और देश के लगभग सभी प्रमुख साहित्यिक केंद्रों पर उसका मंचन हुआ। और चंडीगढ़ में एक ही नाटक को 100 बार से ज़्यादा मंचित करने का एक कीर्तिमान भी इसकी लेखनी द्वारा रचित इस नाटक ने स्थापित किया। और सिर्फ ये नाटक नहीं था जिसने इसको इतनी ख्याति दी, उसका कुछ एक और नाटक थे, जैसे बाल भगवान चर्चा का विषय बना, उस पर को लेकर तो मुकदमे भी हुए क्योंकि उस पर एक फ़िल्म निर्माता ने फ़िल्म भी बनाई थी और कथानक के रूप में, कथानक में इसका ये कहना था कि ये कथानक सारा का सारा मेरी कृति से चुराया गया कथानक है, और लंबा मुकदमा चला था। और उसके बाद इनका एक नाटक था जलता हुआ रथ। जलता हुआ रथ 1998 में आया था। जब वो मंचित हुआ तो उसके साथ साथ ही उसकी प्रशस्तियाँ गाई जाने लगीं और उसको अलग अलग रूपों में किया गया, स्वीकार किया गया। और 1998 में इसकी सबसे उदास कविता के नाम से, एक सबसे उदास कविता नाम बहुत कुछ कन्वे कर जाता है, बहुत कुछ संप्रेषणीयता इस नाम में भी है। इस नाम से भी एक नाटक का मंचन हुआ। फिर काल कोठड़ी, ये भी एक चर्चित, और उसका एक जो बहुत ज़्यादा जो चर्चित था वो था कि मस्खरे कभी नहीं रोते। ये एक बहुत बड़ी चर्चित कृति थी उसकी। और उसके बाद आप ये मानकर चलिए कि संस्मरण जो उसके थे, संस्मरणों की एक पुस्तक है जिसे बाद में उपन्यास के रूप में देश की एक प्रख्यात पत्रिका कथा देश ने धारावाहिक रूप से छापा, वो थी मैंने मांडू नहीं देखा। और इस कृति को लेकर बड़ी लंबी चर्चा चली। और मित्रों, अब जहाँ जहाँ जिस रूप में आप इसको देखना चाहें, पढ़ना चाहें, सोचना चाहें, जीना चाहें, वहाँ वहाँ आपको ये डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब करने का मतलब यह है कि उद्वेलित करता है, आपको बहुत कुछ नया सोचने पर विवश करता है। और दीपक अगर आज भी चर्चा में बना रहता है, आज भी अपने लापता होने के लगभग 15 वर्ष बाद भी, 1.5 दशक के बाद भी अगर वो चर्चा में बना हुआ है, तो आप ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं एक कृतिकार में ऐसे अंश होते हैं जो उसको ज़िंदा रखते हैं। और अभी ऐसे कोई आसार नहीं है कि अभी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, अगली जो पीढ़ी है, कम से कम हमारी आपकी अगली पीढ़ी जो है, ये कोर्ट मार्शल को भूल जाएगी, या मस्करे नहीं रोते को भूल जाएगी, या फिर जो ये अपना इसका है वो किसी अप्रिय घटना का कोई समाचार नहीं है। कहानियों की पुस्तक है, नाम देखिए। और उसके बाद उसमें जो दी गई कहानियाँ हैं, जैसे एक रिफ्यूजी कहानी है, तो वो अब तक भारत पाक विभाजन पर, उसकी पृष्ठभूमि पर आधारित जो कृतियां हैं, उनमें उसको महत्वपूर्ण स्थान आज भी प्राप्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी अधिकांश जो कृतियां हैं उनके अंग्रेज़ी अनुवाद भी आए हैं और वो चर्चा का विषय हर जगह बनी हैं। और जिन लोगों ने इसके नाटकों का मंचन किया, उनमें आप नाम सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अरविंद गौड़ जैसे निदेशक ने कई बार इसका निर्देशन किया। अस्मिता थिएटर ग्रुप पे मुंबई का है, उसने इसको बार बार दोहराया, इसके नाटकों को प्रस्तुत किया। अमला राय और नादिरा बब्बर, इन सब ने इसके नाटकों के मंचन में सक्रिय भूमिका निभाई। उषा गांगुली, तो बहुत सारे ऐसे जो नाम हैं, वो इस बात में गर्व महसूस करते थे कि इसके एक एक संवाद को बोलना, इसको जीना, इसके कथानक को जीना एक बहुत बड़ी बात होती है। और इतना बड़ा साहित्यकार हमारे बीच में आज दिखाई नहीं देता, तो निरंतर अब भी आँखें और जहन उसी को तलाशता रहता है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और मित्रों, इस शख्स का जब भी शोध के लिए अध्ययन होगा, तो वो अध्ययन कहीं ना कहीं लगता है कि अधूरा है। कुछ नए पहलू, नए एंगल्स, नए कोण, नए जाविये फिर से कुनमुनाने लगते हैं कि ये शख्स तो जो कुछ बयान आपने किया है उसमें बहुत कुछ छूट गया है। इसके बारे में कितनी और बातें हैं जो की जा सकती हैं। मुझे याद है कि हरियाणा साहित्य अकादमी का समारोह था और श्रीमान जी को सूर पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। सम्मेलन में थोड़ी देरी हो गई तो व्याकुल होने लगा, यार मेरे घर पहुंचा देना जो भी देना है, मैं यहाँ प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं हूँ। आपका मुख्य अतिथि लेट हो जाए तो मेरे से ये सहन नहीं होता।
और अगर ज़्यादा कोई चक्कर है तो घर यार दे जाना आके, जो पैसे देने हैं, जो चेक देना है वो घर आके दे देना, फ़ोटो खिंचवानी हो तो खिंचवा लेना, नहीं तो ना सही। और ये सारी बातें, क्योंकि ये सामान्य ज़िंदगी का पात्र नहीं था। इसको लगता था कि ये पाखंड से भरी ज़िंदगी जो है, ये जीना जो है, ये सबसे बड़ा घृणित अपराध है। कई बार ये स्वयं भी कहा करता था कि ये घृणित अपराध मुझसे नहीं होता यार, मैं दोगला चरित्र नहीं जी सकता। और ऐसे महान कथाकार को, चर्चित कथाकार को भुला पाना ही मुमकिन नहीं है। याद तो आप करेंगे ही, बहुत सारे कारणों से याद करेंगे। धन्यवाद।